नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2025 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा, जिसमें जो हेडलाइन है वो तो यही है कि जो बांग्लादेश में तारिक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है तारिक रहमान। ठीक है, इनकी वापसी हुई है, इसी को लेकर के हेडलाइन बन रहे बार बार। बीएनपी जो लीडर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। बांग्लादेश के दूसरी पार्टी है, शेख हसीना के अपोजिट में रहने वाली पार्टी है और माना जा रहा है कि इलेक्शन में यही फेस होने वाले हैं। मुख्य रूप से इलेक्शन इन्हीं पक्ष में झुका भी होगा। तो ये छोटा सा हेडलाइन है जिसको आने वाले समय में हम लोग कवर करेंगे जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से। ओके, फिलहाल जो आज का हेडलाइन है कि कल प्रधानमंत्री जी सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो उनके पहले के लीडर रहे हैं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके बाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी मूर्तियों का भी अनावरण किया गया। तो सबसे पहले प्रीलिम फैक्ट में इसी को देखेंगे हम लोग। उसके बाद से कल मैंने बताया था आपको कि हम लोग पीएसएलवी जीएसएलवी को देखेंगे, ज़रा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अमेरिका के ब्लू बर्ड को भारत के इसरो ने प्रक्षेपित किया है, तो इसको भी ज़रा देखेंगे। शुरू करते आज का वीडियो। देखिए पहला टॉपिक क्या है। आज हम लोग एक बिहार से जुड़ा हुआ टॉपिक भी पढ़ेंगे। ये छोटा सा प्रीलिम फैक्ट होगा, इसको तो बस गो थ्रू हो जाना एक बार, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते हैं जनरली। राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसको नाम दिया गया है, लखनऊ में है ये। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसका यही नाम है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल ही इंग्लिश में भी कहा जाता है, हिंदी में भी यही नाम है। क्या दरअसल में तो कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और वहाँ पर कुछ बीजेपी से जुड़े हुए इतिहासों की भी चर्चा की गई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम प्राउड करते हैं कि हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 के दीवार को गिराया। तो आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का अभियान जो है सबसे पहले शुरू किया था आंदोलन, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही शुरू किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही शुरू किया था। तो उसी पार्टी का से जुड़ा हुआ यह एक स्थल होगा। इसको ज़रा बस याद रखिएगा प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो इसका कोई महत्व है नहीं। पीटी में यह पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बस बता दिया है। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से सवाल बनने की संभावना अधिक है, वो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली में संविधान का विमोचन किया। संथाली भाषा के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो देश के पूर्वी भाग में, कहाँ पर, संथाली देश के बहुत बड़े जनजाति कम्युनिटी में से एक है। देश के बड़े कुछ जनजाति कम्युनिटी हैं जिनमें भील आते हैं, जिनमें गोंड आते हैं, जिनमें संथाली आते हैं। ये बड़े एसटी कम्युनिटी हैं। ट्राइब में भी इनका दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो देश के पूर्वी भाग जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में संथाली भाषा बोली जाती है। तो संथाली भाषा में देश के संविधान का विमोचन किया गया है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। दरअसल में संविधान को देश की हर भाषा में माना जा रहा है कि उसको ट्रांसलेट करके अगर हम सभी तक पहुंचाएं, इससे जन जागरूकता में वृद्धि होती है। संथाली भाषा को अगर हम लोग समझते हैं तो 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। ये हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में जो लिखा हुआ है, 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है भाषाएं, उनमें 22 भाषाओं में से एक है। कौन सा? तो संथाली भाषा भी एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के संथाली आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। ओल चिक लिपि में लिखी जाती है। ओल चिक लिपि में लिखी जाती है। ओल चिक लिपि में लिखी जाती है। लेकिन संविधान में जो है मैथिली, संथाली, ये सब के सब देवनागरी लिपि के साथ शामिल किया गया है। संविधान में तो देवनागरी लिपि के साथ शामिल किया गया है, लेकिन इनका ओरिजिनल जो लिपि है वो ओल चिक लिपि है। लिपि का मतलब, भाषा का मतलब तो समझते होंगे। जैसे भारतीय लिखा हुआ है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। लिपि कौन सी है? तो लिपि हो गई देवनागरी। अब यहीं पर मैं भारतीय लिखूं, BHAR, इस प्रकार से लिखूं, तो ये लिपि दूसरी हो जाएगी। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। लिपि में कंफ्यूज मत होइएगा। प्राचीन भारत में भी आप पढ़ते हैं खरोष्ठी भाषा, ब्राह्मी लिपि, इस प्रकार से पढ़ते होंगे। राष्ट्रपति जी के द्वारा ये जो विमोचन किया गया, ये राष्ट्रपति भवन में ही इसका आयोजन किया गया था। संविधान को सभी भाषाओं उपलब्ध करवाना, ताकि आदिवासी समुदायों को अपनी भाषा में मौलिक अधिकारों की जानकारी मिले। यह संविधान की 75वीं वर्षगांठ का हिस्सा है, जिसके तहत में यह किया जा रहा है।
उनका संदेश यही था कि समावेशी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी भाषाओं उपलब्ध होना चाहिए और सभी को पढ़ना भी चाहिए। पूरी पूरी 140 करोड़ में से 139 करोड़ लोग जो हैं उनका पूरा जीवन बीत जाता है, कभी संविधान नहीं पता होता उनको कि संविधान एस से शुरू होता है या सी से शुरू होता है, क्या है संविधान। इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रीलिम फैक्ट है ये, एक और प्रीलिम फैक्ट है, उसके बाद हम लोग मेंस का डिटेल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है इन इंडियन ओशियन रीजन 100 विलेज टू बी सुनामी रेडी। भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से लगते हैं? गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा इलाका जो अपना लगता है, इसमें हम 100 सुनामी रेडी विलेज तैयार करने वाले हैं। आपने बाढ़ रेडी विलेज का नाम सुना है क्या? कि बाढ़ आने से पहले वो विलेज जो है हर प्रकार से तैयार है। उसी तरह से सुनामी रेडी विलेज तैयार किया जा रहा है। किस उद्देश्य से किया जा रहा होगा? ताकि जलवायु परिवर्तन या इत्यादि कारणों के कारण से अगर सुनामी या साइक्लोन जैसी चीज़ें आती है तो उससे वो विलेज जो है वो ऑटोनमस तरीके से, अपने तरीके से, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से उससे निपट सके। आपदा प्रबंधन की ये पहले ही तैयारी इसको कहा जाता है। मतलब आपदा भी आई नहीं है, ना तो घोषित किया गया है, लेकिन आपदा आने से पहले ही अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए सही होगा। तो यही है ये इंडियन ओशियन रीजन में 100 विलेज रेडी सुनामी विलेज टू बी सुनामी रेडी बनाया जाएगा। क्या है ये, इसको ज़रा समझते हैं और कहाँ कहाँ पर यह शामिल होगा। फिलहाल में किस राज्य के कुछ गाँवों को सेलेक्ट किया गया है और इसका तात्पर्य क्या है, क्यों इसको किया जा रहा है और प्रमाणित कौन करेगा कि हाँ ये विलेज जो है ये सुनामी रेडी हो गया है। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत में 100 से अधिक सुनामी तैयार गांव होंगे, या इस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या वाला पहला देश होगा भारत जो इतने बड़े स्तर पर सुनामी रेडी विलेज बना रहा है। इसका प्रमाणन जो है इसको कौन करेगा वेरीफाई? तो यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफी कमीशन IOC के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये जो विलेज है ये विलेज सुनामी रेडी हो गया है। किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन IOC के द्वारा यह प्रमाणन मिलता है और इसी प्रमाणन के पश्चात से वेरीफाई हो जाता है कि ये विलेज जो है ये अब सुनामी से लड़ने को तैयार है। देखिए क्या है, और इसमें वर्तमान में उड़ीसा में देखिए वर्तमान में 24 तटीय गाँव को प्रमाणित किया गया है। उड़ीसा राज्य में अगर हम लोग देखें तो जो 6 जिलों में फैले हैं, उड़ीसा में 72 और गाँव जोड़े जाएंगे। अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं। मार्च या अप्रैल 2026 तक केरल में 9 तटीय गांव प्रस्तावित हैं। यानी कि हम आने वाले समय में और भी विलेज को, और भी डिस्ट्रिक्ट्स को, और भी जो राज्य हैं उनको इससे हम लोग जोड़ने वाले हैं, सुनामी रेडी विलेज कार्यक्रम में जोड़ने वाले हैं। और यूनेस्को के क्या संस्था का नाम था? IOC इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफी कमीशन। इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं एक बार बोल के गुजर सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि स्टेटमेंट में जब आपके नाम दिखे तो वहाँ पर आपको तारे न दिखे बल्कि नाम दिखे, याद हो जाए आपको, बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से सवाल पूछेगा प्रमाणन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका प्रमाणन नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। खुशी खुशी मार करके आएंगे आप, इसीलिए याद रखना ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सुनामी गांव तैयार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च खतरे, उच्च जागरूकता, खतरे की तैयारी, मैपिंग, सार्वजनिक प्रदर्शन पर निगरानी, निकासी मानचित्र, 24 घंटे चेतावनी प्रणाली, मॉक ड्रिल में भागीदारी। मतलब एक आपदा आने से पहले जितनी भी तैयारी होती है वो सब कुछ पहले से ही किया जाएगा। पहली बात होती है जागरूकता कि क्या करना है, अगर सुनामी आ जाए तो उस दौरान क्या करना है, इसी को जागरूकता में रखेंगे हम लोग। खतरे की तैयारी करेंगे कि अगर हो जाए, सुनामी आ जाए तो उस दौरान कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। मैपिंग की गांव के कौन से प्रभावित इलाके सबसे पहले हो सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर हम लोग इकट्ठा होकर के मॉक ड्रिल क्यों न करें, इस प्रकार का अभ्यास क्यों न किए जाएं कि सुनामी आ गया है। तो इसके पश्चात से प्रमाणन दिया जाता है, इसके पश्चात से प्रमाणन दिया जाता है, इसको ज़रूर रखिएगा याद। समुदाय आधारित पहल है ये। समुदाय आधारित पहल का मतलब क्या होता है? सरकार से पहले कम्युनिटी, जो समाज जिसमें आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं,
उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने को तैयार रखे आपदाओं के लिए। तो ये कम्युनिटी बेस्ड जो पहल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपदा प्रबंधन में। जैसे कि मान लीजिए कोसी के किनारे कोई गांव है, अगर हम उसको इतना एम्पावर कर दें कि कल को बाढ़ आए तो वैसी परिस्थिति में वो सबसे पहला स्टेप खुद के ही द्वारा उठाए, तो कितना कम जान माल की हानि होगी, कितने सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं। इसी को कहा जाता है कम्युनिटी बेस्ड इंसेंटिव लिया जाता है। जब आप भी ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके थोड़ा सा नाम कमा सकते हैं, अगर पैसे से इधर देखेंगे तो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से कमजोर समुदाय क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। यह समुदाय चालित पहल है जो सार्वजनिक सहयोग, समुदाय के नेता मतलब कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, गांव के मुखिया हो गए इत्यादि, स्थानीय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के समन्वय से काम करती है ये, और इसी कारण से इसको तैयार किया जा रहा है। इनक्वाइस जो है भारत सरकार की एक संस्था है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, इसको इनक्वाइस कहा जाता है, INCOIS। यह इसके साथ समन्वय कर रहा है। इनक्वाइस भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC, इंडियन सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, सबसे पहले यही चेतावनी जारी करता है सुनामियों से जुड़ा हुआ। जो वैश्विक भूकंप ट्रैक करता है, हिंद महासागर क्षेत्र के सुनामी की चेतावनी जारी करता है। यह यूनेस्को को IOC सुनामी तैयारी पहल के कार्यान्वयन के लिए समन्वयक संस्था यही है भारत में। यूनेस्को के IOC से यही संस्था जो है ये कम्युनिकेट करती है, और इसी की मदद से गाँवों को सर्टिफाई किया जा रहा है। किस उद्देश्य से? कि भाई सुनामी रेडी विलेज हम बना रहे हैं कि नहीं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन में एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी पहल के रूप में आप इसको चिन्हित कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, जहाँ पर कोई समुदाय, कोई छोटा समाज, कोई गांव किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार होता है, उसका एक शानदार उदाहरण होगा। भारत सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है, तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, आज के चौथे टॉपिक पर आ गए हम लोग, तीसरे टॉपिक पर आ गए हम लोग। यही था कल का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यही था। बिहार स्पेशल का भी टॉपिक है जिसे मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वाई इसरो हेवीएस्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च इज सिग्निफिकेंट, क्या इसका महत्व है, ये इसमें सारे न्यूज़पेपर में है। द हिंदू में भी देखेंगे आप, इंडियन एक्सप्रेस में भी, फर्स्ट पोस्ट में भी, गार्डियन में भी, सब जगहों पर आपको यही भरा भरा मिलेगा कि क्या है इसका महत्व। तो अभी तो ये फिलहाल में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या था, ब्लू बर्ड इसका नाम था, जिसको लॉन्च किया गया 24 दिसंबर 2025 को LBM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। दूसरा है 6100 किलोग्राम वजन था, सेकेंड फैक्ट हो गया, प्रीलिम फैक्ट। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसका नाम था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, यह तीसरा इसका हो गया। और भारतीय लॉन्चर्स अब तक का सबसे भारी पेलोड को लॉन्च किया गया है, 6100 किलो का पेलोड हमने लॉन्च किया है। तो ये आपका कुछ चौथे फैक्ट हो गए प्रीलिम से जुड़े हुए। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन था, कॉमर्शियल मिशन था। कॉमर्शियल मिशन का तात्पर्य होता है पैसे लिए हमने अपना गाड़ी दिया और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। जैसे आप पैसे दे करके गाड़ी बुक करते हैं और कहीं पर जाना होता है आपको, सेम वैसी ही चीज़ है। बस यहाँ पर गाड़ी की जगह पर लॉन्च व्हीकल का उपयोग होता है और आपकी जगह पर सैटेलाइट बैठती है गाड़ी में, बस और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसकी तारीफ़ की है। LBM-3 9वीं सफलता है, ये 100% विश्वसनीय है, अभी तक एक भी बार विफल नहीं हुई है। उपग्रह को 15 मिनट में 520 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो कक्षा में इसने स्थापित किया है। लियो कक्षा तक हम 6100 किलो वजन लेकर के गए हैं। अगर हम इसको अपर कक्षा में ले जाते तो इतना वजन हम नहीं अभी ले जा सकते हैं, हमारे रॉकेट के पास उतनी ताकत नहीं है। हालांकि इसरो काम जरूर कर रही है कि हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन फ़िलहाल में तो इसकी क्षमता 6000 को लियो तक में ले जाने की ही है। इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। किस प्रकार का सैटेलाइट था ये? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। सैटेलाइट के बारे में आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, देश के बाहर के सैटेलाइटों के बारे में। ओके, अब जरा हम लोग समझेंगे भारतीय सैटेलाइट लॉन्च वाहन, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अलग अलग बनाए गए। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है पृथ्वी से सैटेलाइट की कक्षा तक, जो पृथ्वी के कक्षाओं तक सैटेलाइट को ले जाने वाला वाहन। अब वो वाहन जो है वो एक बार यूज होने के बाद बेकार हो जाता है, जैसे कि अभी दुनिया के 99% सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ में हो रहा है। वहीं पर एलन मस्क की कंपनी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है वो रीयूजेबल है, रीयूजेबल। भारत की इसरो भी काम कर रही है जिसको कहा जाता है RSLV, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में इसका भी उपयोग किया जाएगा। तो जब आपसे मैं पूछता हूँ भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बताएं,
इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताएं तो उपलब्धियां जो अभी तक है उसी पर आप रुक जाते हैं आंसर राइटिंग करते समय, जबकि कंक्लूजन से ठीक पहले 2 लाइन में ये लिख दीजिए इसरो जो है वो काम कर रहा है RSLV जैसे तकनीकों पर, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर। इसरो ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़ी स्पेस एजेंसियां इसी में काम कर रही हैं जिसको RSLV कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें अंतरिक्ष टूरिज्म को बढ़ावा देना है और सभी के अंतरिक्ष में ले जाना है, अंतर्ग्रहीय मिशन करना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें, तो हमें इस प्रकार के वाहन चाहिए होंगे जो सैटेलाइट को लॉन्च करे और फिर से वापस पर आ जाए, जिससे लागत भी कहीं न कहीं कम हो। तो सबसे पहला जो भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया था, जिसको SLV कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 1980 के दशक में इसको बनाया गया था। भारत का पहला प्रायोगिक सैटेलाइट लॉन्च वाहन डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन विकसित हुआ था और 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था और ये कौन सा था? SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। दरअसल में ISRO एंड DRDO के तहत जो मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा था, ये दोनों ने एक साथ ही प्रगति की है देश में। साइंस एंड टेक में जब आप लोग पढ़ते हैं कि क्या इसका भाई रहा है, पिछले साल भी एक सवाल पूछा 70 BPSC में कि इसरो का क्या योगदान रहा है, तो उस दौरान आपको लिखना पड़ता है ये सब चीज़ें। विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है, उस दौरान भी लिखना पड़ता है। जब DRDO इसरो में कुछ बड़े लॉन्च व्हीकल विकसित हुए हैं तो उसी दौरान समकक्ष में आप देखोगे कि मिसाइल सिस्टम भी हमारे बेहतर होते आए हैं। तो दोनों साथ साथ में चलने वाला डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो ज़रा इसको हम समझेंगे। ये सबसे पहला चरण था, सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था, 4 चरणीय था, सभी सॉलिड प्रोपेलेंट थे, मतलब कि सारे के सारे सॉलिड ईंधन ही उपयोग किए जाते थे। इसमें सारे सॉलिड ईंधन ही उपयोग किए जाते थे, सभी सॉलिड प्रोपेलेंट है, यही यहाँ पर उपयोग किया जाता था। निचली कक्षा में 40 किलोग्राम तक का, मात्र 40 किलोग्राम तक का निचली कक्षा में लेकर के जा सकता था ये, मतलब कि बहुत कमज़ोर रॉकेट था, बहुत कमज़ोर था और इसी को 1980 में विकसित किया गया था। देन आया हमारा सबसे मजबूत हाथी, जिसको कहा जाता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आज भी नहीं है PSLV। इसने इतनी उड़ानें भरी है और लगभग में 99% इसका सक्सेस रेट है। तो आप खुद ही समझिएगा कि कितना बेहतरीन होगा ये, जिसको नाम दिया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV इसको नाम दिया गया। आपने देखा भी होगा इसकी तस्वीर, यही है। ये जो लगे होते हैं ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको बूस्टर कहा जाता है। ये शुरुआत के चरण में बस चाहिए होता है और जैसे ही ये बूस्ट होकर के थोड़े ऊपर जाते हैं, सबसे पहले बूस्टर ही अलग होते हैं, उसके बाद फिर प्रथम चरण अलग होगा, उसके बाद फिर द्वितीय चरण अलग होगा, फिर तृतीय अलग होगा, फिर चौथा अलग होगा। 4 चरण यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये। इसी को 4 चरण कहा जाता है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे कि किस चरण में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। ये तो बूस्टर है, ये बूस्टर है जो शुरुआत में उनको स्पीड देने के लिए, थ्रस्ट देने के लिए, सही शब्द होता है थ्रस्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत कठिन काम होता है रॉकेट लॉन्च करना। ये इस प्रकार से है कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए, कभी आपने देखा नहीं होगा, ज़रा इमेजिन कीजिए कि लाखों किलो वजनी चीज़ को डायरेक्ट ऐसे हवा में उठाना है, इस प्रकार से हवा में इसको लिफ्ट करना है और पृथ्वी के बाहर इसको ले जाना है। कितना कठिन काम होगा, तो इसीलिए यह काफ़ी कठिन माना जाता है। भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल, पहला सफल लॉन्च अक्टूबर 1994 में हुआ था। पहला भारतीय लॉन्च वाहन जिसमें लिक्विड स्टेज भी शामिल था। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि सारे सॉलिड स्टेज थे, सारे सॉलिड ईंधन काम हो रहे थे उसमें, लेकिन इसमें 2 लिक्विड स्टेज हैं। चरण 1 सबसे पहला जो है, 4 चरण है इसमें। पहला चरण सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड होता है, दूसरे में लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, तीसरे में फिर से सॉलिड हो जाएगा और चौथे में फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी कि 4 इसके चरण हैं इस PSLV के। इसके बारे में पूछा जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हो गया सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये फिर लिक्विड हो गया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। चारों चरणों के बारे में पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा भी गया है। UPSC प्रीलिम एग्ज़ाम 2018 पेपर में जाकर के देखिएगा, PSLV GSLV के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। PSLV GSLV का डिफरेंस पूछा गया है प्रीलिम पेपर में, स्टेटमेंट बना करके यह सवाल पूछा जा चुका है।
आपसे भी पूछा जा सकता है। एक स्टेप आगे बढ़िए, कब तक पीएसएलवी कब बना इसी को पढ़ करके रह जाएंगे। क्या है वो चीज़, किस प्रकार से काम करता है, क्या पता आपके मेंस एग्जामिनेशन में पीएसएलवी पर शॉर्ट नोट लिखिए दे दे, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इसको समझें कि क्या है ये। ओके, 4 चरणीय होता है ये। और इसके पेलोड क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो 600 किलोमीटर ऊंचाई वाला सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक का यह सैटेलाइट ले जा सकता है। बहु सैटेलाइट, एक से अधिक सैटेलाइट, बहु कक्षा क्षमताएं, एक से अधिक ऑर्बिट में यह प्रक्षेपण कर सकता है। यानी कि एक बार में गया ये 10 सैटेलाइट लेकर के, तो 10 को 10 अलग अलग ऑर्बिट में यह इंस्टॉल कर सकता है। इतना शानदार कैपेसिटी है। इसी के जरिए भारत ने एक बार में 100 से ज़्यादा सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं हमने, वो भी सब के सब अलग अलग ऑर्बिट में हमने लॉन्च किए हैं। देखिए क्या है इसके कुछ सफलताओं की बात करें तो IRNSS कॉन्स्टलेशन को जियो सिंक्रोनस और जियो कक्षाओं में लॉन्च किया इसने। विदेशी ग्राहक सैटेलाइट लॉन्च लियो के लिए इसरो का वर्क हाउस है, मतलब बहुत ज़्यादा इसरो इसका यूज करता है। और विदेश से जो आते हैं हमारे पास लॉन्च के लिए, कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कंपनियां आती हैं, प्राइवेट से लेकर सरकारें तक, उन सभी का हम लोग इसी के जरिए लॉन्च करते हैं। चंद्रयान 1 2008, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 इत्यादि इसकी कुछ बहुत बड़ी सफलताएं हैं। इसके कारण से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत रिलायबल है ये। रिलायबल का तात्पर्य, अगर 100 बार लॉन्च हुआ है ये, तो 98 टाइम यह सक्सेस इसने प्राप्त किया है। इस प्रकार का इसका सक्सेस रेशियो है। नेक्स्ट है एक छोटा हाथी जिसको हम लोग कहते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका उपयोग किया जाता अधिक वजनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग कक्षाओं में। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस इसका नाम है। क्रायोजेनिक तीसरे चरण के साथ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी वर्णित है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहला निर्माण 2001 में, शुरू में रूसी जीके क्रायोजेनिक स्टेज, बाद में स्वदेशी। पहले कोशिश किया जा रहा था कि क्रायोजेनिक इंजन हमें रूस से मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसकी सारी कहानी आपको पता होगा। और अमेरिका ने भी पूरी कोशिश की कि भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाए ही ना, है ना। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होता है, यानी कि लिक्विड लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करके यह काम होता है, जिसमें आपको बहुत कम तापमान पर ईंधन को स्टोर करना पड़ता है एक रॉकेट में, और उसका फिर उपयोग करना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप कर लिया था। ठीक है, 3 चरणीय होता है। या देखिए 3 चरणीय 4 लिक्विड स्टेप ऑन के साथ में होता है। स्टेप ऑन किसको कहा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे। ये जो है इसी को स्टेप ऑन कहा जाता है, ये जो लगा हुआ है। ठीक है, इसी को स्टेप ऑन कहा जाता है। पहला चरण सॉलिड रॉकेट मोटर 4 लिक्विड स्टेप ऑन द्वारा संवर्धित होता है, ये उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा चरण जिसको विकास इंजन भी कहा जाता है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक अपर स्टेज स्वदेशी के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला और दूसरा चरण सॉलिड है, स्टेप ऑन लिक्विड को छोड़ करके। तीसरा क्रायोजेनिक जो होता है ये लिक्विड पर काम करता है। तो ये इसके तीनों चरण हैं, तीनों के बारे में याद रखेंगे। किस चरण में क्रायोजेनिक यूज होता है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। पेलोड क्षमता इसकी शानदार है, 2250 किलोग्राम तक का यह वजन लेकर के जा सकता है। लियो में तो 6 टन तक का, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में GTO में 2250 किलोग्राम तक का यह वजन ले जा सकता है। लियो में यानी कि पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में 6000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। स्वदेशी जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज में GTO में 2 टन तक का, और भारी और बहुत छोटे सैटेलाइट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। बहुत सारी सफलताएं हैं इसकी, बहुत सारे मिशन में इसका उपयोग किया गया है। इसको भी याद रखिएगा GSLV को। एक है LVM M3 लॉन्च वाहन मार्क 3 इसको कहा जाता है। ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये है LVM M3। GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता है इसको। पूर्व में चंद्रयान 3 मिशन के लिए उपयोगी था। प्रीवियसली नोन एज GSLV MK3 इसको कहा जाता था। GSLV MK3 कहा जाता है, उसी का उन्नत संस्करण है, एक रॉकेट का ही उन्नत संस्करण है। ठीक है,
3 चरणीय 2 सॉलिड स्टेप ऑन मोटर के साथ में और 1 लिक्विड के साथ में यह काम करता है। S200 सॉलिड मोटर के साथ में काम करता है, कोर का जो चरण होता है इसका, और 2 विकास इंजन भी इसमें लगे होते हैं। बहुत पावरफुल होता है, इतना बस याद रखिएगा। इसी को उपयोग किया गया, यानी कि GSLV का जो उन्नत वर्जन है ना, GSLV MK3, उसी का उपयोग किया गया है। पेलोड क्षमता भी इसकी शानदार होती है। अभी जो 6100 किलो का वजन हमने लॉन्च किया है लियो में, वो इसी की मदद से किया है। इसी जो रॉकेट को LVM Mark 3 भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों के एक ही रॉकेट का 2 अलग अलग नाम है। पेलोड क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है। 4 टन सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और 600 किलोमीटर, लियो में 8000 किलोग्राम तक का, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो 8000 तक का, और उससे अपर वाले में बहुत हैवी सेटेलाइट, यानी कि 4 टन तक के सेटेलाइट को यह लेकर के जा सकता है आसानी से। इसे यह ज़रूर याद रखिएगा, इसके पेलोड क्षमताओं को भी और इस रॉकेट को भी याद रखिएगा। जो मुख्य रूप से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि किस प्रकार के ईंधन उपयोग होते हैं, किस स्टेज में कौन सा होता है, और कौन सा किसका उन्नत संस्करण है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। बाकी किस प्रकार का इंजन किस में उपयोग होता है, ये सब टॉपिक कुछ कुछ पूछे जाते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ? ये बेंगलोर में आयोजित किया गया था। बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने निवेशकों को अनुकूल वातावरण बढ़ावा देने के लिए इसे आयोजित किया था बेंगलोर में। बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ला सकें, हम निवेश ला सकें, रोज़गार ला सकें, हम इंडस्ट्री को ला सकें। जहाँ पर इंडस्ट्री है वो तो इसको कम कर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। बिहार के लोगों को अच्छी हवा पसंद नहीं आ रही है, तब इंडस्ट्री आएगी वहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, नौकरी तो मिलेगा। दिलीप कुमार जायसवाल ने बेंगलोर में आयोजित बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव में बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला है उन्होंने। इसका उद्देश्य क्या था? व्यवसाय करने में सुगमता हम बढ़ाएंगे, व्यवसायियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यहाँ पर निवेश आकर्षित कर सकेंगे। एक चीज़ और वहाँ पर कहा गया कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और BI के तर्ज पर ही BISF स्थापित किया जाएगा, बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित किया जाएगा। CISF की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे बच्चे जो CAPF का एग्ज़ाम देते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है CISF, है ना। खैर यहाँ पर आ जाइए, तो बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल फोर्स की स्थापना करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, ताकि हम उद्योगों को ये सुनिश्चित कर पाएँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसके लिए अलग से फोर्स ही काम करेगी, बिहार पुलिस से बिल्कुल अलग होगी ये, ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं था कि आपको, उसे और बेहतर कर लेते, है ना। खैर चलिए, अच्छी बात होती इस तरह के सेपरेट फोर्स जब बनाए जाते हैं। तो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैदराबाद और नई दिल्ली में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। जो देखने वाले बच्चे हों उन्हें शेयर कर दिया कीजिए, डेली ही होता है ये। एक चीज़ और है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हिंदी में नहीं है क्या वीडियो। आपके यूट्यूब में एक एरर होगा, आप ऑडियो ट्रैक को ओरिजिनल कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने अब क्या किया है ना, वीडियो ट्रांसलेट कर देता, ऑटोमेटिक इंग्लिश में कर देता है। तो आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा होगा, ऐसा हो सकता है, तो उसे आप ट्रांसलेट कर दीजिए, ओरिजिनल ऑडियो कर देंगे तो हिंदी में ही सुनाई देगा ये, ओके। और हिंदी में ही है, मैं इसको बाइलिंगुअल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज का मैंने सबसे बड़े टॉपिक को बाइलिंगुअल रखा था, इसको बाइलिंगुअल रखा था, इसको बाइलिंगुअल पूरा रखा है हमने, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का।